अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग 5वां लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये। ठीक है बेटा। वैसे तुम्हें मेरी टी शर्ट से ही पता जाएगा कि एक ही वक्त में आपने लेक्चर दिए सारे, है ना। तो ये 5वां लेक्चर है, बोर्ड मैंने साफ कर दिया है। इस सवाल में 5वें लेक्चर के अंदर एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, और वो है 2015 क्वेश्चन नंबर 9। देखो, इस क्वेश्चन में जो बात मैं आपको मेन सिखाना चाहता हूं, याद रहे कि अभी हमारी सारी एम्फेसाइज 9A, मैं सारा एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको दे रहा हूं, वो जिसमें आप कॉस्ट निकालना और उससे रिलेटेड एंट्रीज, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ लें। अब देखें, ये वाला सवाल भी है, लेकिन जो बुनियादी फर्क है इस क्वेश्चन में भी, और सवाल का अगर आप पहला रिक्वायर्ड देखें तो इसमें भी रिक्वायर्ड है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, यानी इसमें उसने ये कहा कि आप ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट निकालें, जैसा कि उसने पिछली क्लास में कहा था कि ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करें। यानी कैलकुलेशन अलग नहीं है, पिछले वाले में मशीन की कॉस्ट थी, इसमें ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है। कैलकुलेट क्या करनी है? कॉस्ट करनी है। मगर नोट कीजिएगा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन 2013 का करवाया ये, कि उस सवाल में आपको डेट एक दफा दी थी, मगर इस सवाल को देखोगे जब ए पार्ट को, तो इसमें डेट के कई पोर्शन है। 5 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 14 अगस्त, यानी मुख्तलिफ डेट्स पर मुख्तलिफ परचेजेस हैं। ठीक है, और इसी चीज को उसने थोड़ा सा और भी एक डिफिकल्ट किया एक दफा करके। ये बिल्कुल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी हद तक वो वाली बात है, जैसे मेरे नोट्स के अंदर आपको मैंने एक दफा कंप्यूटर परचेज कराया था, वहां पे 5 कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 7 में थी ये बात। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 7 किया हो, चेक किया हो, तो यही बात यहां से शुरू होती है। क्या? अगस्त 5 को purchased 6 computer at list price of 1,20,000 subject to trade discount 10% on credit term 2, 10 and 30, और आगे जाते हुए पेड फाइन ऑफ ₹500 ऑन negligent driving while transporting the computer। अब अगर आप देखें, इस वक्त जो इसने बात बताई, ये सारी बातें 5 अगस्त की हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहेंगे ना, तो उसके लिए तो हम पूरी एक दफा ही पढ़ेंगे, चाहे 5 हो 7 हो, सब मिला लेंगे। लेकिन मैं इस वक्त करते हुए दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलता हूं। समझ लो कि ये इस तरह से मैंने एक पेज पे हेडिंग डाली, कंपटीशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ये मैंने ऑफिस इक्विपमेंट की हेडिंग डाल दी। इधर मैंने, क्या नाम था कंपनी का? जन्नत कॉरपोरेशन। वाह, चलिए जी, जन्नत कॉरपोरेशन। पता नहीं ये क्या बनाते थे कि लोगों को जन्नत में ले जाएंगे, या ऐसा कोई काम करेंगे कि जन्नत से दूर रखें। ठीक है, मजाक था। मुस्कुराए कोई नहीं मुस्कुराए। तबीयत मजा नहीं आ रही यार, तबीयत खराब हो रही है ना, इसलिए जरा बोलते हुए भी वो हो रहा है। अच्छा जनाब, तो क्या कहा इन्होंने? परचेज 6 कंप्यूटर। ठीक है, अब जहन में रखना, एक कंप्यूटर नहीं है, 6 कंप्यूटर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,20,000। 6 कंप्यूटर्स खरीदे गए। शुक्र है। माफी चाहता हूँ भाई, ये असल में बार बार रिकनेक्शन आजकल चल रहा है, इसमें जूम पे करेक्टेड लूज हो रहा है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि परचेज 6 कंप्यूटर है। अब एक चीज नोट करना कि इसको क्या करें, 1,20,000 परचेज 6 कंप्यूटर एट लिस्ट प्राइस ऑफ 120। क्या मतलब? क्या 1,20,000 के सारे 6 कंप्यूटर हैं, या 1,20,000 का एक कंप्यूटर है? क्या समझ में आती है बात? सोचो जरा, जवाब सोच लिया? अगर कुछ बच्चों ने सोचा है कि ये एक कंप्यूटर है, तो वो गलत सोच। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त 1,20,000 के आगे उन्होंने ईच नहीं लिखा। जब भी कभी
अगर एक कंप्यूटर की बात होती तो वो लिख देते ईच, यानी इस वक्त क्या लिखा है, परचेज 6 कंप्यूटर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,20,000। इसका मतलब है 1,20,000 सब कंप्यूटर को मिला के टोटल कॉस्ट बताई। अच्छा, अगर आप समझना चाहते हैं कि सर ईच कैसे लिखा होगा, तो जैसे अभी पहले भी मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 7 देखना जाके नोट्स का, स्टडी नोट्स का, उसमें लिखा हुआ था, जो 7 क्वेश्चन था कि परचेज 5 कंप्यूटर एट अ प्राइस ऑफ 50,000 ईच। तो आगे जब ईच का लफ्ज लिखा, इसका मतलब होता है एक कंप्यूटर 50,000 का। तो वहां पर 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया था। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा दूं कि देखिए यहां पर नजर आ रहा है ईच का लफ्ज लिखा हुआ होगा, अगर फोकस सही होगा तो आपको नजर आ गया होगा, जबकि इस सवाल में ईच का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है। तो जब ईच का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट लिखना लिस्ट प्राइस। ठीक है, एक साथ कितनी, 1,20,000। उसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा माइनस हो जाता है बगैर किसी उसके। तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 1,20,000 का 10% ले लो, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1,08,000 की आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया, अब रुक जाते हैं। आगे कहने लगा कि क्रेडिट टर्म 210 N30 है, कि क्रेडिट टर्म जो है वो 210 N30 है, यानी उधार की शर्त है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 10 दिन तक हो जाती है। लेकिन अगस्त 5 के आगे वक्त तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि ये मिला डिस्काउंट या नहीं मिला। तो जानते हो, अभी हम इससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अगली डेट में जाके मुझे पता चलेगा कि वो डिस्काउंट मिला या नहीं मिला। आगे मैं लेकिन अगर पढ़ूं, और ऐसा करते हैं कि इसमें एक फाइन का था, अगर मैं इसी लम्हे इसकी एंट्री बनाना चाहूं, किस तारीख की, अगस्त 5 की, तो अगस्त 5 की क्या एंट्री होगी, क्या परचेज कर रहे थे, ऑफिस इक्विपमेंट, तो क्या लिखोगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। और चूंकि तुम क्रेडिट पे कर रहे हो तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट कितने से, 1,20,000 से या 1,08,000 से। हमेशा याद रखो 1,08,000 से, 1,20,000 से नहीं बनाओगे। क्यों, इसलिए नहीं बनाओगे कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हमेशा माइनस हो जाता है। 3 तरह के डिस्काउंट बताए थे ना, कौन से 3 तरह के, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड और क्वांटिटी, क्वांटिटी तो यहाँ आएगा नहीं, ज्यादा ट्रेड आएगा, लेकिन बहरहाल बताने के लिए क्वांटिटी और ट्रेड हमेशा खरीदते वक्त मालूम हो जाते हैं कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जबकि कैश डिस्काउंट का पता कुछ अरसे के बाद चलता है जब पेमेंट करने जाते हैं कि पेमेंट वक्त पर हुई है, वक्त से मतलब वक्त पर से मुराद डिस्काउंट के अंदर हुई है, डिस्काउंट के बाद हुई है। तो जहन में बैठा लो, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कहीं से दिखाते नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करने के बाद बुक्स में आता है, यानी अकाउंटिंग की बुक में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो डिस्काउंट की प्राइस हमें मिल चुकी होती है, हमें कोई जरूरत नहीं कि हम ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग में शो करें। नरेशन लिख सकते हो क्या, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ 6 कंप्यूटर्स, कि हमने 6 कंप्यूटर्स परचेज किए। ठीक है यहाँ। अच्छा, अब इसी तारीख को चूंकि उन्होंने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया था कि पेड फाइन किया, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी जिस कंप्यूटर की, जिस ट्रक पे या जिस गाड़ी पर, उसका फाइन पे किया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाइन चार्जेस, ठीक है, या चालान डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 500 रुपये से।
अब ये एक नॉर्मल है टू रिकॉर्ड, चाहो तो लिख दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या लिख सकते हो कि आपने ट्रैफिक चालान या ट्रैफिक का फाइन पे किया है, टू रिकॉर्ड ट्रैफिक फाइन। ठीक है, अब मैंने क्यों इस तरह एंट्री बनाई, क्योंकि ये सारी एंट्री अभी अगस्त 5 की थी। अगस्त 7 को क्या कहता है, परचेज अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम फॉर कैश। कितना है यार, मेरे पास ये कटा हुआ लग रहा है, मुझे लग रहा है 6000 है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन शाइन डाल दी गई है। अगर 8 हो तो तुम लोग 8 लेके बना लेना, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये 6000 है। तो कह रहा है कि परचेज अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम फॉर कैश 6000। अब ये एक सवाल आया था ना आप लोगों का, एडिशनल पार्ट्स याद है? तो एडिशनल पार्ट्स कैसे क्या होते हैं मालूम है आपको? एडिशनल पार्ट्स ये होते हैं कि कंप्यूटर ले तो लिया गया, लेकिन कंप्यूटर का प्रॉपर यूज के लिए उसके साथ क्या लगाया गया? प्रिंटर लगाया गया। तो प्रिंटर की परचेज क्या होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, और अभी हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम जरा डिस्काउंट का डिसाइड कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पेड 5000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर एंड 10,000 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज ऑफ इंस्टॉलेशन। अब देखो, फिर इसमें एक कैपिटल है और एक रेवेन्यू है। लेकिन अगस्त की 4 तारीख को देखो, पेड द लायबिलिटी ऑफ अगस्त 5। अब जरा नोट करो, कब खरीदा था इक्विपमेंट? जगह है ना यहाँ पे, अगस्त की 5, ठीक है, अगस्त की 5 को खरीदा था। और कितने दिन के डिस्काउंट पीरियड था? 2, 10 एंड 30। और पेमेंट कौन से अगस्त की तारीख को बता रहा है? 14। तो काउंट करो, 5 अगस्त से 14 तक कितने दिन हुए? अगर 5 को छोड़ दो तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 90 या कह लो 10वें दिन पेमेंट हो गई। तो क्या ख्याल है, डिस्काउंट मिला होगा या नहीं मिला होगा? तो बिल्कुल मिला होगा। और याद करो, पहली क्लास बताया था ना कि डिस्काउंट के 3 तरीके होंगे, या तो लफ्जों में लिखा होगा या डेट होगी। तो देखो डेट वाला तरीका आया। तो डेट जब होगी तो इसमें, और अगर किसी को नहीं पता दोबारा जाके नोट सुन ले, यहां से माइनस करो कैश डिस्काउंट। कितने से? कैश डिस्काउंट कितना बन रहा है? 10%। तो 1,08,000 का 10% नहीं है, सॉरी 2% है। तो 2% लेते हैं जनाब, अल्लाह करे कि सही चले, बंद ना हो जाए। 0.02 बना 2160। तो इसमें से 2160। तो एक काम करना हमेशा, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही साथ साथ बना दी थी, ठीक है? हमेशा पहले पूरी कैलकुलेशन कर लो और फिर डेट वाइज एंट्री बनाना। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो ऐसे, लेकिन एंट्री साथ साथ बनाने जाएंगे तो नहीं होगी। तो हमेशा पहले कैलकुलेशन, चाहे डेट वाली हो या ना हो, और फिर एंट्री की तरफ जाना। अब माइनस करते हैं इसमें से। अबे यार क्या चीज है ये कैलकुलेटर। 1,08,000 माइनस 2,160, 1,05,840। ठीक है, इसको कह दो कैश प्राइस। इस कैश प्राइस के बाद अगर तुम देखो तो इस सवाल में सेल्स टैक्स का कोई जिक्र नहीं था। तो हम चाहें तो इसी को कैश प्राइस के साथ साथ क्या नाम दे सकते हैं? इनवाइस प्राइस। बल्कि अब अगर आ जाए तो बेहतर है कि तुम कैश प्राइस के बजाय इसको नाम दे दो इनवाइस प्राइस। फिर इसमें ऐड कर दो क्या? अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या मौजूद था? तो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर में मौजूद था आपके पास एडिशनल प्रिंटर जो परचेज किए गए थे, प्रिंटर्स जिनकी कॉस्ट मेरे हिसाब से 6,000 है। ठीक है, फिर पेड फॉर इंस्टॉलेशन
जिसकी कॉस्ट 2000 है, और रिपेयरिंग डैमेज को छोड़ दिए, बस यही दो थे। 6 और 2 8000 आ रहा है। टोटल कर लीजिए 840, और 840, 8 और 5 13, 1 और 1 1,13,840 की टोटल कॉस्ट निकली है। यानी अगर हम इसको प्लस करके देख लें कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, 1,13,840 ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बनाते हैं ये वाली एंट्रीज जो यहाँ पर मौजूद है। आप इस एंट्री को चेक करिए तो आपको नजर आ रहा है कि अगस्त की 7 तारीख को, याद रहे 5 तारीख को करीब की 2 ट्रांजेक्शन हुई थी। 7 को प्रिंटर परचेज करने कह रहा है, दोबारा डेबिट कर दीजिए, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ प्रिंटर्स, कितने से? 6,000 से। फिर पेड इंस्टॉलेशन, अब देखो 10 तारीख को जो इंस्टॉलेशन है, 10 तारीख को 2 खर्चे हैं, एक इंस्टॉलेशन का खर्चा है और एक खर्चा किसका है? डैमेज का। तो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, चूंकि वो कैपिटल था, तो वो रिकॉर्ड होगा ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, लेकिन जो डैमेज का है उसको डेबिट कर दोगे रिपेयर एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि वो कैपिटल नहीं है, वो रेवेन्यू है। ठीक है, कितना था इंस्टॉलेशन? 5,000, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस कितना था? 2,000। तो याद है ना कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, चूंकि वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होना होता है, तो उसको अपने नाम से नहीं रिकॉर्ड करते, एसेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और एक रेवेन्यू को चूंकि ऐड नहीं करते तो उनको अपने नाम से रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड लेकिन दोनों होंगे, क्योंकि पेमेंट दोनों में हो रही है। और कैश क्रेडिट 7,000 टू रिकॉर्ड, क्या टू रिकॉर्ड क्या हुआ ये? टू रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन एंड डैमेज रिपेयर। अच्छा, अब ये हो गया। 10 के बाद 14 तारीख को 14th को क्या होती है? पेमेंट होती है। अब जरा गौर से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। कौन सी लायबिलिटी? 5 अगस्त की, ये थी 5 अगस्त, इस 5 अगस्त की लायबिलिटी। तो क्या लिखोगे? अकाउंट्स पेएबल डेबिट, कितने से? 1,08,000। कैश क्रेडिट कितने से? डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अगर चाह आप कह सकते हैं, लेकिन आप चूंकि यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ कि आप कैश जो पे करेंगे और कैश प्राइस जो आई थी वो, यानी कितनी? 1,05,840। इन दोनों में फर्क वही है ना जो यहाँ है। क्या लिखूं? कौन सा डिस्काउंट लिखूं? हाँ, परचेज डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट? क्या सोचा जवाब? गलत सोचा। मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हो, गलत सोचा। अच्छा, गलत सोचने में तुम्हारा कसूर नहीं है, आज तक तुमने ऐसी एंट्री बनाई नहीं है, तो मुझे कुछ सोचने होंगे, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो परचेज डिस्काउंट। देखो, बेसिकली परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट नाम है, असल चीज है कैश डिस्काउंट। होता क्या है, परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट इसलिए रिकॉर्ड होते हैं कि एक परचेज के वक्त मिलता है और एक सेल के वक्त मिलता है। परचेज डिस्काउंट को परचेज डिस्काउंट इसलिए नाम देते हैं कि वो खरीदने वाली परचेजेस को कम करता है। सेल डिस्काउंट को सेल डिस्काउंट इसलिए नाम देते हैं कि वो सेल्स को कम करता है। तो मकसद परचेज डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट असल में वो कौन सा है? कैश डिस्काउंट, ये वाला कैश डिस्काउंट। नाम क्या दिया अपनी किताब में? परचेज, क्योंकि परचेज से कम करना था। सेल डिस्काउंट, क्यों सेल डिस्काउंट नाम दिया? क्योंकि सेल से कम करना। आज ये डिस्काउंट किस चीज को कम करेगा? क्या परचेज को? क्योंकि परचेज तो मर्चेंडाइज होती है, सेल तो मर्चेंडाइज होती है। इस वक्त क्या परचेज किया है जिसमें कमी होनी चाहिए? तो इस वक्त परचेज किया था ऑफिस इक्विपमेंट।
और ये डिस्काउंट ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट को कम करेगा, इसीलिए इसमें क्या चीज आएगी, ऑफिस इक्विपमेंट। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। क्या नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट आफ्टर कैश डिस्काउंट। तो याद रखो, हम जिसको परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट करते हैं, दरअसल परचेज और सेल डिस्काउंट जो है वो हकीकतन इसलिए परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट, या उनकी कहना चाहिए कि वो हकीकतन एक तरह का कैश डिस्काउंट है जो मिलता है कैश की अदायगी पर। और बुक में परचेज डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट के नाम से इसलिए आता है क्योंकि उसको परचेज से लेस करना होता है या सेल से लेस करना होता है। लेकिन आज हम परचेज से नहीं लेस करेंगे, सेल से लेस नहीं करेंगे, हम अपने ऑफिस इक्विपमेंट का डिस्काउंट ऑफिस इक्विपमेंट से कम करेंगे। तो आज इस तरह के डेप्रिसिएशन के अंदर अगर ये डिस्काउंट हो, तो अगर मशीन खरीद रहे हो तो मशीन क्रेडिट कर दो, फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर क्रेडिट कर दो, और कोई और चीज है तो वो चीज। आज चलो इस बात को सही दिखाता भी हूँ। अगर इसी लम्हे तुमसे कहा जाए कि ऐसा ही जगह ले लेते कि तुम एक अदद टी अकाउंट बनाओ, बोलो टी अकाउंट तो बनाते थे ना, किसका टी अकाउंट बनाओ, ऑफिस इक्विपमेंट। एक सवाल मैंने दिया उसमें प्लांट एसेट वाला क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है, उससे मैंने टी अकाउंट बनाने को कहा है तुम लोग, तो आप बनाते हैं जरा टी अकाउंट ऑफिस इक्विपमेंट का। पहली एंट्री अगस्त की 5 तारीख, देखो क्या फायदा है तुम समझना नहीं। कितने से परचेज हुआ, 1,08,000। चाहो तो लिख देना यहाँ पे, जरूरत नहीं है अभी सारा दिन। फिर 7 तारीख को मजीद डेबिट हुआ, कितने से, 6,000 से। 10 तारीख को मजीद डेबिट हुआ, कितने से, 5,000 से। लेकिन सही है, हाँ कर दिया। और 14 तारीख को क्रेडिट होता है, कितने से, 2,160। अब इसका परफॉर्म करो VDCD। क्या करते हैं, सिखा चुका हूं बहुत पिछले क्लास में भी। दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करो, 1,08,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, कितना आया, 1 लाख। ज्यादा कर दिया, गलत हो गया। 108 प्लस 6 प्लस 5 बनता है 1,19,000। सोचो इधर आ गया 1,19,000, इधर कम है फिगर, तो इधर भी कितनी आनी चाहिए, इधर भी आनी चाहिए 1,19,000। ठीक हो गया। अब 1,19,000 आपके पास फिगर आई है ना। हाँ ठीक है, 1 मिनट बताता हूँ। अच्छा मैं यही देख रहा था, यकीनन तुम लोग होते तो बता देते। मैंने एक फिगर ये वाली यहाँ पर इंस्टॉलेशन की, चेक कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग में ही बता रहा हूँ कि मैंने इसको 2,000 लिखा है, जबकि वो मैंने असल में देख लिया वो वाली फिगर जो कि डैमेज, तो कुछ बच्चे तो पहले ही पकड़ चुके होंगे। ये होना चाहिए था 5,000। तो 6 और 5 कितना बना मेरे पास यहाँ पे, 11। तो जब मैं अब इसको टोटल करूंगा तो 840, 6 और 1,16,840 आ जाएगी क्रॉस। ठीक है, तो भाई प्लीज, मैं पूरी वीडियो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करने की हिम्मत है मुझ में, बस ये सही कर लेना तो, और कुछ नहीं गलती है, सिर्फ एक चीज का था कि मैंने ये फिगर 5,000 की जगह 2,000 वहां से पिक कर ली थी। ठीक है, बाकी वहां मैंने सही किया सब जगह। तो अभी मैंने पकड़ा भी ऐसी कि जब मैं 1,19,000 पे आया तो फिर समझ में आया। अब जरा देखो, जितनी कमी होती है या जिधर कमी होती है उसे क्या कहते हैं, CD। तो माइनस कर लेते हैं, कितना कम है इधर, तो 1,00,000 खुल जाओ समसम। अरे यार, 1,19,000 से
160 रुपये को अगर माइनस किया जाएगा तो आप देखिएगा कि आपके पास फिगर आएगी 1,16,840 और यहाँ आएगी 1,16,000। ये वही फिगर है जो आपने टोटल कॉस्ट निकाली थी। तो प्लीज देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या चीज थी, और प्लीज उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। वो 5,000 को मैंने 2,000 जो लिखा था वो। तो बाकी अब आप समझ लेंगे। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर ये सवाल ऐसे से वैसा, वैसे से ऐसा, दोनों में एंट्री क्या है, तो मैं बता चुका हूँ। जब आपको एक ही लाइन में एक ही डेट दे पूरे सवाल में तो सिर्फ एक एंट्री बनाइए, लेकिन जब मल्टीपल डेट दे दे तो इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल डेट ना दे तो वैसे जैसे पिछले सवाल में करवाया है। लेकिन मुझे आप लोगों से इस लेक्चर को रिसीव होने के बाद, सब लोगों से, तमाम लोगों से, बल्कि ये क्या कल वाला लेक्चर ही पढ़ने के बाद जब मैंने, और ये मुझे जरूर चाहिए फीडबैक कि क्या बात समझ में आई नहीं। और बॉयज आप लोग बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हैं, तमाम बॉयज से चाहिए मुझे मैसेजेस और गर्ल्स से भी। ठीक है, तो याद से तमाम। अल्लाह हाफिज।